हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्दर लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन फिनोमेना कैसे होता है, क्यों होता है और ये किन की प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की हमने डेफिनेशन भी बताई थी कि ये इंसुलेटर होते हैं, बट इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है जिनको एग्जिबिट करते हैं, दैट इज़ पोलराइजेशन। और फिर इनकी कैटेगरी भी बताई थी हमने। दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और फिर उसके एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है। और कैसे जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उनके अंदर जो पोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे संपन्न होती है, कैसे कंप्लीट होती है, वो हमने बताया था। और उसके बाद में होता क्या है, पोलराइजेशन के बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाता है। आज इस लेक्चर में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे अपने पास ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी है वो बताएंगे। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा लेक्चर होगा। फर्दर हम उसके बारे में डिस्कशन लेंगे। और फिर हमारी एक प्रॉपर्टी होगी, उनकी एप्लीकेशन होगी डाइलेक्ट्रिक्स की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। ठीक है। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर के ऊपर। प्रीवियस ईयर के चाहे सीबीएसई, आरबीएसई, नीट, जेईई एडवांस जितने भी क्वेश्चंस हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के सारे डिस्कशन में लेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे सभी के सभी। मेरा नाम है अमित कुमार आएगन। वेलकम यू ऑन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमने बता दिया था पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, उनका पोलराइजेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसके अंदर पोलराइजेशन फिनोमेना होता है। ये तो बात समझते हो। ठीक है। पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन होगा तो पोलराइजेशन होने के बाद में उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब पोलराइजेशन होता है तो उस पोलराइजेशन होने के कारण उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसी क्रम में हेडिंग डालेंगे अपने पास, पोलराइजेशन का ही है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखते हैं। चलो इसी में हम बात करते हैं। पोलराइजेशन, हमारा जो मेन हेडिंग है वो है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये हमारा मेन हेडिंग है। और इसमें हम पढ़ेंगे उसके अंदर अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो तो हम बता चुके हैं आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में, और हम इसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहली बात, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है। कैसे होता है, चलिए वापस से रिवीजन भी हो जाएगा। और इसी के टॉपिक के साथ भी हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी भी अपने चर्चा कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमने क्या लिया था, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। कुछ इस प्रकार से हमने बोला था कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था। ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये अपने पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप किया था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पर हो गया था, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है ये वाली प्लेट के ऊपर, और इस वाली प्लेट के ऊपर अपने पास हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बोला था कि आप जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखो, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई स्लेब रख दी हमने यहाँ पर, ये हमने कोई स्लेब रखी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। ठीक है।
होता क्या है, मान लीजिए अपने पास ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन प्लेटों के कारण जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो वैल्यू अपने पास है ई नोट, कितनी है, इस प्रकार से पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ये होगा अपने पास ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मेटल को आप अंदर रखोगे तो होगा क्या, इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो है उनका जो डायपोल मोमेंट है उनका जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के जो नेगेटिव चार्ज सेंटर हैं और पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है वो किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आकर रुक जाते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए ये अपने पास मॉलिक्यूल है, अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में लाई करता है, नेगेटिव चार्ज सेंटर है, इन सभी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज सेंटर यहाँ पर है। तो ये जो है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। जब भी हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज सेंटर जो उसके ऊपर फोर्स लगने के कारण ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज सेंटर थोड़ा उस साइड डिस्प्लेस हो जाता है। हालांकि न्यूक्लियस जो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं उसके ऊपर। बाकी जो नेगेटिव चार्ज सेंटर वो आप आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, अपने पास एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। और यही प्रोसेस हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये अपने पास माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया हर एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब प्रीवियस में हमने बताया था, लेक्चर में क्या बताया था कि इस रो की बात करें, अपने पास इस कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम की बात करें, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सेकंड जो कॉलम है इसका जो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि ये पास पास है, पास पास होने के कारण इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल हो जाएंगे तो सिंपली जो है हम इनको इस प्रकार से, इसी डायग्राम को हम वापस से ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये अपने पास ली हमने पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इसको वापस से ड्रॉ करते हैं। ये हमने ली पॉजिटिव प्लेट इस प्रकार से, नेगेटिव प्लेट हमने ली ये वाली, ठीक है, और यहाँ पर हमने रखा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस इस प्रकार से ये हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है, ये जो फिनोमिना है, जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये अपने पास प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में नहीं आता, क्योंकि अगर इक्वल अमाउंट में आ गया, इक्वल अमाउंट में यदि चार्ज आ गया तो फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर ये इक्वल अमाउंट में चार्ज आ जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा, जैसा कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नोट है। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव से नेगेटिव क्या इस तरफ होगा, ठीक है, क्या इस तरफ होगा। इसको हम बोल रहे हैं ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इस प्रकार से, ये ई नोट है। ठीक है, यदि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि ये चार्जेस जो हैं, इंड्यूस्ड जो चार्जेस हैं, पोलराइजेशन के कारण जो चार्जेस हैं, पोलराइजेशन के कारण जो चार्जेस यदि वो इक्वल हो जाएं इन बाहरी प्लेट वाले चार्जेस के, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बाहरी जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट जैसे कि हमने चर्चा की थी पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है ई नोट से। ठीक है, और इसी कारण जो है इनमें डिफरेंस है कंडक्टर में और अपने पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये अपने पास इसकी वैल्यू कम होगी, ई इंड्यूस कम होता है,
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनता है कुछ इस प्रकार से, ई नेट, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। ये अपने पास हो गया इंड्यूस्ड, ये एक्सटर्नल, ठीक है। तो जैसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टोरियली हम बात करें, ठीक है, देखो कैसे बात करें। जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैं बात करूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मतलब मैं बोलूं ई नोट वेक्टर है, वो कितना होगा, तो हम बात करते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्या एक तरह से कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनकी प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप, ठीक है। अब बात करें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो कितनी है, पहली बात तो यहाँ पर सिग्मा पी लिखेंगे अपन, और डायरेक्शन जो वो माइनस एन कैप है। ये वाली जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो मान लेते हैं एन कैप यूनिट वेक्टर इस प्रकार से, ठीक है, तो ये माइनस एन कैप हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वेक्टोरियली इनको ऐड कर देंगे, यानी ई नोट वेक्टर प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ई वेक्टर जो होगा वो अपने पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा एन कैप। ये अपने पास जो आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, उसकी वैल्यू आती है ये वाली, ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, sigma is the surface charge density corresponding to the external electric field plates, and the sigma p is the induced charge density, surface charge density corresponding to the dielectric slab, ठीक है, ये अपने पास होता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यदि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखें तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड्स लिखें, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखे तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, देखो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हो गया ई नोट, और माइनस इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये तो है अपने पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है वैक्यूम के अंदर, ये क्या है वैक्यूम के अंदर, ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। तो इस प्रकार से अपने पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स, और ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। अब जब इनका रेशियो लें, ठीक है, अब जब इनका रेशियो लें हम, तो हम क्या देखो क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया था, यदि बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इफ के, ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज एप्सिलॉन आर, या कई बार क्या दिखा देते हैं इसको, के से भी दिखा देते हैं, और के, देन डेफिनेशन क्या होती है, हमने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो अपन बात करते हैं, देखो इससे भी हम बात करते हैं, देखो ई अपने पास वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, अपॉन में अपने पास हो गया, ये हो गया मीडियम में, ठीक है, ये होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैक्यूम में फोर्स, वैक्यूम में उन अपने पास वैक्यूम में फोर्स दो चार्जेज के बीच में, और अपने पास मीडियम में फोर्स, ठीक है, ये लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है भाई, ये तो याद करनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। सो यहां की बात करें, देखो इस सिचुएशन की बात करें, इसमें क्या होगा, वैक्यूम में है ई नोट, तो यहां पर क्या होगा, अपसाइलन आर जो होगा वो होगा ई नोट, तो अपने पास वैक्यूम में है। मीडियम में कितना है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट माइनस ई इंड्यूस, यानी ये हो जाएगा ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। ये अपने पास पहली फिजिकल क्वांटिटी आई, पहली जो अपने पास टर्म आई इसके रिगार्डिंग, जो अपना जो हेडिंग था वो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं तो वेक्टर में लिख दो, वेक्टर लगाने की देर है बस, और कुछ नहीं, बाकी बस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वेक्टर लिख रखा है। अब ये हो गया अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो हम पढ़ेंगे, दूसरी जो टर्म अपने पास हम पढ़ेंगे, देखो पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल पी से, ये हम पढ़ेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलराइजेशन डेंसिटी, या सिंपली वी कॉल पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रोसेस वापस से रिपीट करते हैं। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म कैसे है, यू कैन सी हियर, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी कैन से द डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय एन कैप, and the magnitude sigma upon epsilon naught is also constant. So तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, देखो जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन फिनोमेना में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं, और उस सेपरेशन के कारण उनमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल बन जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल बन जाएगा डायपोल। हर एक मॉलिक्यूल जब डायपोल बन जाएगा तो इनके जो डायपोल मोमेंट्स हैं, अच्छा इनके डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये भी एक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा, ये वाला भी, ये वाला सब जो डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेंगे, और इनके जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये जो डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रहे हैं, डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में, वो जो फिनोमेना उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो फिर पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मीन्स वॉल्यूम का कहीं ना कहीं जिक्र आएगा। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो है 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट अपने पास जो स्लेब है उनके अंदर डायपोल मोमेंट कितने हैं, वही क्या होता है उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी। मींस द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज कॉल्ड द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास होती है पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। लिख सकते हैं थ्योरी, व्हेन वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब in an external uniform electric field, then the process of the polarization occurs and the dipole moment are created inside the dielectric slabs. Then the polarization density means the dipole moment, ठीक है, the dipole moment per unit volume of a slab, of a dielectric slab, of a dielectric medium या dielectric slab, of a dielectric slab या medium बोल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ a dielectric slab
ठीक है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, सिंपल पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी को? एक सेकंड में एक बार इंक को फिल कर लेता हूं। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी? पोलराइजेशन डेंसिटी होगी अपने पास डायपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं पी वेक्टर से, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और यहाँ पर अपन पोलराइजेशन डेंसिटी को भी पी से ही शो कर रहे हैं, और वो भी अपने पास डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, जो डायपोल मोमेंट है उसके पी को हम स्मॉल पी से शो करेंगे, और जो अपने पास पोलराइजेशन डेंसिटी है उसको हम शो करेंगे कैपिटल पी से। ठीक है, चलिए अभी दिखाते हैं। देखो, तो मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? अपने पास जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे वो हम लिखेंगे, देखिए क्या होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी होगा P, कैपिटल P से शो करेंगे। P जो हो जाएगा अपने पास डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेक्टर फॉर्म की बात कर ले भैया, डायपोल मोमेंट जो होगा P वेक्टर अपॉन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब देखो इनके अंदर डायपोल मोमेंट बना कितना वो भी हम देखेंगे। देखो सिंपल सी बात करें, इसका फिनोमेना ये वाला जो डायग्राम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला एक डायपोल बन गया, ये वाला एक डायपोल बन गए, और सारे डायपोल जो हैं उनका जो मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट जो स्लेब है उस स्लेब का जो जितना भी जो डायपोल मोमेंट्स है उसको सभी को हम एक डायपोल मोमेंट से शो कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल p वेक्टर। स्मॉल p वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी। और उस p वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखें तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा अपने पास, पोलराइजेशन डेंसिटी वो हो जाएगा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो अब देखो P जो है डायपोल मोमेंट कितना होगा, इनका जो ये चार्जेज है, चार्जेज कितना QP, तो ये हो जाएगा QP। ठीक है अपने पास, और ये हो जाएगा D। इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है स्लेब की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं D। क्या ले लेते हैं, स्लेब की डिस्टेंस D। तो इन चार्जेज के बीच की डिस्टेंस होगी D। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, इस स्लेब का वॉल्यूम ही तो है, इसी के अंदर तो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो इनका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस D। तो D से D कैंसिल आउट, एरिया हम मान लेते हैं इस स्लेब का एरिया है, स्लेब का एक क्रॉस सेक्शन एरिया। और QP अपॉन D को हम, QP अपॉन एरिया को हम लिख सकते हैं सिग्मा P। ठीक है, तो P जो अपने पास जो वैल्यू आई इस पोलराइजेशन डेंसिटी P जो आया वो अपने पास आया सिग्मा P। दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द induced charges per unit area, induced charges per unit area of the dielectric slab, or we can simply show the about the surface charge density sigma p। ठीक है, तो P किसके इक्वल आ गया, सिग्मा P के इक्वल आ गया। P किसके इक्वल आ गया, सिग्मा P के, और इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है, इसी तरफ है, एन कैप की तरफ ही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अपन वेक्टर के टर्म्स में लिखाएं तो P वेक्टर क्या होगा अपने पास सिग्मा P, और अपने पास हो जाएगा एन कैप। ठीक है, ये अपने पास, तो ये हो गया अपने पास सेकंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपने पास प्रवृत्ति। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी देख लेना, और बाकी हिंदी भी इसका मीनिंग
इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रवृत्ति होती है, इसको पर विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। चलिए ये हो गया अपने पास, कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इसको यहीं रहने देते हैं, इसको ऊपर वाले को इरेज करते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, चलिए इसको नोट कर लेंगे स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। ये अपने पास हो गया, देखो अब हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, अपने पास जो थर्ड जो टॉपिक है अपने पास वो होगा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, देखो हमने बताया कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो है किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए वो कितना होता है, ई हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ई की वैल्यू जो अपने पास आई थी, ई जो अपने पास आया वो आ गया था ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड आ गया था। मैग्नीट्यूड की हम टर्म्स में लिखें तो अपने पास कुछ इस प्रकार से आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पोलराइजेशन हमने डेंसिटी अभी करी ली। अब देखो होता क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम पुट करते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास जनरेट होता है वो होता है ई। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, यदि इसकी वैल्यू, यदि इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है कम है, ठीक है, इफेक्टिवली कम है, इतना कम है कि ये जो है इनके जो पोलराइजेशन जो फिनोमेना है उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो, ठीक है, देखो इफ फॉर smaller values of E, for smaller values of E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स for smaller values of E, अपने पास दी पोलराइजेशन डेंसिटी, द पोलराइजेशन डेंसिटी, द पोलराइजेशन डेंसिटी is directly proportional to the net electric field, to the net electric। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, रखने के बाद उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू कम है, इफेक्टिवली इसकी वैल्यू यदि कम है तो होगा क्या, इनके अंदर जो पोलराइजेशन डेंसिटी है यानी P जो है, कैपिटल P जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि अपने पास जो पोलराइजेशन डेंसिटी यानी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इफेक्टिवली इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक्ट कर रहा है। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके अंदर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला भी है, ठीक है, इंड्यूस्ड भी है, ई नोट भी है, बट ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो ई है, ठीक है, ये वाला ई अपने पास, ये जो नेट इलेक्ट्रिक ये इफेक्टिव है, ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। यदि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू यदि बढ़ेगी तो होगा क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने पास सेपरेशन बढ़ जाएगा। अपने पास जो भी मॉलिक्यूल
जो अभी इंड्यूस नहीं हुआ, उनके अंदर जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं हुआ, वो भी धीरे धीरे इंड्यूस होना लग जाएगा, और इंड्यूस होने के बाद में उनका जो पोलराइजेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ज़्यादा मोलिक्यूल अपने पास इंड्यूस हो, उनके अंदर जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा और अपने पास पोलराइजेशन जो है वो अपने पास बढ़ता जाएगा। तो ये इस प्रकार से शो कर रहा है इसको, ठीक है। यदि हम बात करें अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो अपने पास एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो पी वेक्टर जो होगा वो आ जाता है अपने पास काई ई वेक्टर, ठीक है। ये जो काई है इसको बोलते हैं काई, CHI, ठीक है, काई। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ये अपने पास ई शो कर रहा है इलेक्ट्रिक को, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी आती है, उसको हम शो करेंगे काई एम से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हियर काई या चाई, जो भी बोलो आप, ताई भी बोल सकते हो, ठीक है ना ठीक है, काई। तो होगा क्या, देखो यहां पर हियर काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। It is dimensionless, it should be dimensionless, it should be dimensionless because it is constant, it should be dimensionless, and to do so we multiply by a factor अपसाइल नोट। यदि आप बात करें, देखो ये जो काई है, यदि आप अब इसकी, ये शुड बी डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं। तो यदि आप इस सिचुएशन में यदि आपकी डायमेंशन कैलकुलेट करोगे तो ये डायमेंशनलेस नहीं बनती। इसलिए हम इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए एक फैक्टर को, जिसको हम बोलते हैं अपसाइलन नोट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपसाइलन नोट काई इंटू ई, और ये अपने पास अल्टीमेटली फॉर्मूला बन के आता है पी वेक्टर इज इक्वल टू अपसाइलन नोट काई ई वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास आता है, अपने पास काई, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो काई की जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं पी वेक्टर अपॉन अपसाइलन नोट ई वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन डेंसिटी एंड द अपसाइलन नोट टाइम्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपसाइलन नोट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये अपने पास होता है पोलराइजेशन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये हमने 3 टर्म्स देखी इनकी पोलराइजेशन के अंदर। अब हम एक रिलेशन जनरेट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। चलिए लिखेंगे आगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आगे, रिलेशन बिटवीन अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये हम देखेंगे रिलेशन, ठीक है। इन ये रिलेशन हम चेक करेंगे, देखो क्या होता है, इस रिलेशन को जनरेट करेंगे, ठीक है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, वापस से रिपीट कर देते हैं इस फिनोमेना को। जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप, जब भी किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हो, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हो,
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड चार्जेस अपने पास जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर यदि आप प्लस क्यू चार्जेस ले रहे हो, यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेज है, तो यहाँ पर माइनस क्यू पी आ जाएगा पोलराइजेशन के कारण, और ये प्लस क्यू पी पोलराइजेशन के कारण। ये मान लेते हैं इनकी जो स्लैब की जो डिस्टेंस है वो डी है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के अपने पास यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नोट है अपने पास, ठीक है। और इंड्यूस्ड कितना हो जाता है, मान लेते हैं उसको हम बोल देते हैं, इंड्यूस्ड को हम बोल देते हैं ई इंड्यूस्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ई इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ पोलराइजेशन जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, पोलराइजेशन डेंसिटी को हम बोल देते हैं पी से। ये कुछ हुआ अभी हमने किया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यानी ई वेक्टर की बात करें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बोल रहे हैं वो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, वेक्टर एडिशन है, ओके। तो ये अपने पास हो गया, देखो इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब देखो यदि मैं बात करूँ ई नोट वेक्टर की, ठीक है, यदि हम बात करें ई नोट वेक्टर की तो वो कितना था भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप, सिंपल सी बात। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने पास सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया था माइनस एन कैप, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिग्मा पी जो है वो पी के, चूंकि अपन जानते हैं कि सिग्मा पी जो वो किसके इक्वल आया था, कैपिटल पी के, पोलराइजेशन डेंसिटी के, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया माइनस एन के, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिख दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, हम बात करें, देखो ई वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा अपने पास ई नोट वेक्टर, ठीक है। इंड्यूस्ड में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस अपने पास हो जाएगा देखो पी अपॉन एप्सिलॉन नोट एन के, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं, देखो क्या होता है कि P जो होता है पोलराइजेशन डेंसिटी, P जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट काई इंटू ई, सही बात है। वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो वेक्टर के टर्म्स लिख देते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, P मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये होगा ई नोट वेक्टर माइनस, देखो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P है, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप है, तो पी एन कैप क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसको हम लिख सकते हैं, देखो ई नोट वेक्टर माइनस P वेक्टर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट काई इंटू ई वेक्टर और एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया ई वेक्टर, ठीक है, सही बात है। देखो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन, पोलराइजेशन डेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसी तरफ है ई वेक्टर की डायरेक्शन में, इसलिए हमने पी एन कैप को P वेक्टर लिया, ठीक है। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो गया, ई को हम इस तरफ लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ई वेक्टर अपने पास क्या जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस अपने पास हो जाएगा काई इंटू ई, और यहाँ पर हो जाएगा ई नोट वेक्टर। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस काई ई टू ई, और ये हो जाएगा ई नोट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के। तो अपने पास सिंपली जो रिलेशन आता है वो आता है 1 प्लस काई इंटू ई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई इंटू ई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला रिलेशन, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई इंटू ई, तो ये अपने पास आता है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन यहीं तक रखेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है। टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमें भी जाना होता है, तो बाकी जो है कवर करेंगे, इसमें कुछ टर्म्स बचे हैं, ठीक है। हालांकि 1 या 2 लेक्चर लग जाएंगे, 2 लेक्चर लग जाएंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद में एक और लेक्चर लेंगे। बाकी जो 2 लेक्चर रिमेनिंग लेक्चर हैं उनमें हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
हम इसके बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंदी रख लेंगे, ठीक है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे। आज जो वो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग और है एक अपने पास जो एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं। और उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में हम चलेंगे उसकी एप्लीकेशंस की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एप्लीकेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और उसके बाद में अपने पास टॉपिक हो जाएगा लगभग कंप्लीट। कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड, बाकी अपने पास ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो अब आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए करना क्या आपको रिवीजन करना है इलेक्ट्रिक अपने पास जो कैपेसिटेंस एंड अपने पास कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है उसको आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आपको। क्वेश्चन जेई रिलेटेड होंगे, अपने पास नीट रिलेटेड, सीबीएसई, आरबीएसई, ऑल काइंड ऑफ लेवल्स हम लेंगे, ठीक है। बाकी आप सजेस्ट करते रहिएगा कि कौन से अपने पास बुक को रेफरेंस हम मान करके क्वेश्चंस को सोल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे रहना है, स्टे हेल्दी, हैप्पी, और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम्स खेलना है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन में गेम्स खेलना। आउटडोर जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, वो करना है। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच।